हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान क्लास 11 के पहला चैप्टर जिसका नाम है सजीव जगत में 9वें लेक्चर को देखेंगे, जिसमें आज हम जिस बिंदु को पढ़ेंगे उसका नाम है जातियों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज। अगर जीव जातियों के नामकरण की बात करें तो जीव जातियां पूरी पृथ्वी पर अलग अलग वास स्थानों पर पाई जाती हैं। बहुत सारी जीव जातियां पूरी दुनिया में, परंतु कुछ जीव जातियां किसी विशेष सीमित क्षेत्रफल में ही पाई जाती हैं। जो जीव जाति जहां पाई जाती है वहां किसी विशेष नाम से जानी जाती है। उस नाम को उसका देसी नाम या सामान्य नाम कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अर्थात भारत में पाई जाने वाली गौरैया अन्य देशों में भी पाई जाती है, लेकिन वह वहां पर गौरैया नहीं बल्कि किसी दूसरे साधारण नाम से जाना जाती है। जैसे अगर आप बात करें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में इसे स्पैरो कहा जाता है। जर्मन में इसे हास्परलिंग कहा जाता है। हॉलैंड में इसे मूस कहा जाता है। स्पेन में इसे गौरियान कहा जाता है। अतः अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह उसका देसी या साधारण नाम है, परंतु जीव वैज्ञानिकों ने किसी भी जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने की एक तकनीक विकसित की, और जो नाम इसके लिए बनाए गए उस नाम को वैज्ञानिक नाम या फिर जीव वैज्ञानिक नाम अथवा जंतु वानस्पतिक नाम, जीव वैज्ञानिक नाम जंतुओं के नाम के लिए, वानस्पतिक नाम पौधों के नाम के लिए निर्धारित किया गया। इस नाम के लिए जो नियम बनाए गए उसको हम द्विनामकरण पद्धति या द्विनाम नामकरण पद्धति कहा जाता है। यह द्विनामकरण पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसे कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सन 1758 में प्रस्तुत किया। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव को दो नाम दिए जाते हैं, जिसमें पहला नाम उसके वंश को और दूसरा नाम उसकी जाति को दर्शाता है। वंश जीनस, दूसरा जाति स्पीशीज। वंश पहला पद होता है, जाति को दूसरा पद कहा जाता है। अगर इस गौरैया की बात करें तो द्विनाम पद्धति के अनुसार इसे पेसर डोमेस्टिका कहा जाता है।
जिसमें पेसर इसके वंश को, पेसर इसके वंश को और डोमेस्टिका इसकी जाति को दर्शाता है, अर्थात इसका जीव वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिका होता है। मानव की बात करें तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, अगर कुत्ते का जीव वैज्ञानिक नाम देखें तो उसे कैनिस फैमिलियरिस, अगर हम कौवे की बात करें कोवर्स स्प्लेंडिस, कोवर्स स्प्लेंडिस। इस तरह से प्रत्येक जीव जाति को दो नाम दिए गए हैं। यह नाम ही द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत आता है। इस पद्धति में नाम रखने के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार ही किसी खोजे गए जीव का नाम रखा जाता है। अतः हम देखेंगे कि किसी जीव के नामकरण का अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है। सन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में जीवों के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम बनाए गए, जिनके आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। इसमें पौधों के नामकरण के लिए ICBN, जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN, जीवाणुओं के नामकरण के लिए ICBACN तथा वायरस के नामकरण के लिए ICBN। ये ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature, International Code of Bacterial Nomenclature तथा इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। इस अलग अलग नियम के अनुसार खोजे गए जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जैसे पौधे, जंतु, जीवाणु, विषाणु, इनका नामकरण किया जाता है।
इस नामकरण के लिए कुछ विशेष बिंदु निर्धारित किए गए हैं। उस बिंदु के अनुसार ही इनका नामकरण किया जाता है। अतः हम जिस बिंदु के आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे। पहला नियम यह है कि किसी जीव का नाम सदैव छोटा और सरल होना चाहिए। दूसरे बिंदु की बात करें, कहते हैं किसी जीव के नामकरण में उसके एक नाम जिसमें उसका वंश और दूसरा नाम जिसमें उसकी जाति का वर्णन होना जरूरी होता है। अतः उसके नाम में वंश व जाति का प्रदर्शन किया जाता है। तीसरे बिंदु की बात करें तो जीवों के नामकरण में उस जीव के वंश का नाम पहले लिखा जाता है और जाति का नाम बाद में लिखा जाता है। सदैव इस नियम का पालन करना होता है। अगला बिंदु अर्थात चौथे बिंदु की बात करें तो कहते हैं कि जो वंश होता है उसमें नाम जो होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वह सदैव बड़ा कैपिटल लेटर से तथा दूसरा जो जाति का नाम होता है उस जाति के नाम का पहला अक्षर सदैव छोटा होता है। इस तथ्य को भी प्रदर्शित करना पड़ता है। अगले बिंदु की बात करें तो इस नियम के अनुसार, इस नामकरण पद्धति के अनुसार किसी भी दो भिन्न जीव की श्रेणी के नाम कभी एक समान नहीं हो सकते। अर्थात जीनस एक समान नहीं हो सकता। अगले बिंदु की बात करें अर्थात आप कह सकते हैं इसमें श्रेणी समान नहीं हो सकती। अगले बिंदु की बात करें, कहते हैं इस नियम के अनुसार कभी कभी जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में उसके खोजकर्ता का नाम भी जोड़ा जाता है। अर्थात जिस वैज्ञानिक ने उस जीव का खोज किया है उसका नाम भी उसके नाम के साथ इंगित किया जाता है। जैसे कुछ जीवों में, कुछ जंतुओं के नाम में आप देखेंगे लिन शब्द लगा होता है। यह जो लिन शब्द है यह लीनियस को इंगित करता है, जिनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस था। इसके पश्चात अब हम इसके आगे की हेडिंग जिसका नाम है जंतुओं का वंश वृक्ष अर्थात जियोलॉजिकल ट्री ऑफ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले इस नामकरण के नियम
को उदाहरणों द्वारा हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। हम किसी जीव जैसे गौरैया का वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिका से ही हम नामकरण की द्विनाम पद्धति के अलग अलग बिंदुओं को समझते हैं। पहला शब्द हमने यूज किया, पहला बिंदु कहा कि नाम छोटा व सरल होना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाता है नामकरण के समय। दूसरे बिंदु की बात की कि किसी भी प्राणी के नाम में वंश और जाति दो नाम दिए जाते हैं। इस गौरैया के नाम में पेसर जो शब्द है यह इसका वंश है, और जो डोमेस्टिका हम पढ़ रहे हैं यह इसकी जाति है। अतः दोनों नाम इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा बिंदु हमने पढ़ा कि जीव के नामकरण में पहले उसका वंश बाद में उसकी जाति का नाम लिखा जाता है। तो हमने लिखा है इसमें पहले वंश का नाम उसके बाद में जाति का नाम लिखा हुआ है, और लिखावट में इसे थोड़ा सा तिरछा भी लिखा जाता है, जो कि आप किताबों में या बुक्स में ऐसा देखते हैं। अगले बिंदु की चर्चा करें। आपने लिखा है इसमें वंश जिसको आप जीनस या श्रेणी कहते हैं, इसमें नाम में पहला अक्षर बड़ा, जिसमें पी आपको बड़ा दिख रहा है, और जाति के नाम में पहला अक्षर डी आपको छोटा दिख रहा है। अगले बिंदु की बात करें। आपने लिखा था, सुना था कि किन्हीं दो जीवों के वंश सिद्धार्थ श्रेणी समान नहीं हो सकते। दो भिन्न जीव के श्रेणी समान नहीं हो सकते। भिन्न जीव का मतलब होता है अलग अलग जीव। अब इसके पश्चात हम ऐसे ही आप विभिन्न जंतुओं के नाम को लिख करके उसमें इस अंतर को या इन बिंदुओं को या इस नियमों को भली भांति समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे जंतुओं का वंश वृक्ष। जंतुओं का वंश वृक्ष, जिसको आप जीनियोलॉजिकल ट्री ऑफ एनिमल कहते हैं, इस वंश वृक्ष को हम एक चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इस वृक्ष की संरचना अगर हम देखें तो इस वृक्ष की संरचना में एक मुख्य तना होता है, और इस मुख्य तने से लगी विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं में ये सबसे मोटी शाखाएं, ये मोटी शाखाएं, इन मोटी शाखाओं के विभाजन से निकली बड़ी शाखाएं, ये बड़ी शाखाएं, और इन बड़ी शाखाओं के विभाजन
से निकली हुई जो छोटी शाखाएं होती हैं, और इन छोटी शाखाएं के विभाजित होने से बड़ी बड़ी टहनियों का निर्माण होता है, अर्थात इसे हम बड़ी टहनी कहें। तो इन बड़ी टहनियों के विभाजित होने से जो शाखाएं निकलती हैं, ये छोटी टहनियां, और इन छोटी टहनियों से लगी हुई ये पत्तियां होती हैं। इस तरह से इस पूरे वृक्ष की संरचना में अगर हम जंतुओं के वंश का मेल करें या जंतुओं के वंश का मिलान करें, तो हम देखते हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों की तुलना हम किसी जंतु के या किसी जीव की जाति से कर सकते हैं। यानी कि पत्तियां जाति का द्योतक होती हैं, जाति को प्रदर्शित करती हैं। ये पत्तियां जिन छोटी टहनियों से निकलती हैं, उन टहनियों को हम श्रेणी, जिसे आप जीनस कहते हैं, ये जीनस को प्रदर्शित करती हैं, जीनस का द्योतक होती हैं। ये छोटी टहनियां बड़ी टहनियों अर्थात ये कुटुंब अर्थात फैमिली का द्योतक होती हैं। आप कह सकते हैं फैमिली को प्रदर्शित करती हैं। इन बड़ी टहनियों का निर्माण या विकास जिन छोटी शाखाओं से होती है, या आप कह सकते हैं छोटी शाखाओं से होता है। ये छोटी शाखाएं गण ऑर्डर को प्रदर्शित करती हैं, इन्हें ऑर्डर मान सकते हैं। ये छोटी शाखाएं बड़ी शाखाओं से विकसित होती हैं। इन बड़ी शाखाओं को हम वर्गों के रूप में देख सकते हैं, इनको क्लास कह सकते हैं। और इन बड़ी शाखाओं का निर्माण जिन मोटी शाखाओं से होता है, इन्हें हम संघ अर्थात फाइलम के रूप में देख सकते हैं। और ये बड़ी शाखाएं या मोटी शाखाएं एक मुख्य मोटे तने से या मुख्य तने से विकसित होती हैं। इस मुख्य तने को ही हम जगत के रूप में कह सकते हैं। इसके द्वारा हम यह आसानी से समझ जाते हैं कि जिस प्रकार से एक वृक्ष का मुख्य तना विभाजित होकर के विभिन्न छोटी बड़ी शाखाओं का निर्माण करता है, उसी प्रकार इस जीव जगत के विभिन्न प्रकार के प्राणी एक ही समान प्रकार के जीव जगत से जुड़े होते हैं। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम इसके पश्चात इसी कक्षा अर्थात कक्षा 11 क्लास 11 के दूसरे चैप्टर की शुरुआत अपने अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। थैंक्स।